जय हिंद। मैं इनामुल हसन स्वागत करता हूँ फिर से एक बार पॉलिटी मंत्रा पे। और आज हम एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही चर्चित विषय जिसका जो है शीर्षक है महाभियोग के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि वो हमारे जो संवैधानिक पद होते हैं उस पद पे वो किन किन पदों पे उस महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो पदस्थापित व्यक्ति हो तो उसको हटाया जाता है। चूँकि ये वर्तमान में कुछ दिनों से आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको जो है एक घटना की बार-बार जो पढ़ने को या सुनने को मिलता होगा। जस्टिस जसवंत वर्मा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस है, पिछले कुछ महीने पहले उन पे जो है उनके घर पे कुछ कैश जले हुए अर्ध जले हुए कैश बरामद हुआ था। उसके वजह से उन पे एक आरोप सी लगी मीन्स क्या ये उन पे इंक्वायरी बैठी और फिर उनको इंक्वायरी के तहत उन पे जो है ये आरोप लगाया गया कि चूँकि लगाया गया कि जब इस तरह से जजेस के पास इतने सारे पैसे है वो उस और उसका जो है क्या कहते हैं फिर वो उन्होंने उस चीज़ का लेखा-जोखा नहीं दिया या उसको नकार दिया कि मेरा नहीं है। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि हमारे लोकतंत्र के अंतर्गत जो एक न्याय व्यवस्था बना हुआ है, जो प्रशासन के जो 3 स्तंभ है उनमें एक न्याय व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को जो है एक सुदृढ़ और स्वच्छ ऐसा माना जाता है, सब कुछ से उसको मुक्त माना जाता है, जैसे भ्रष्टाचार से मुक्त माना जाता है। तो फिर ऐसे में उनके पास ये चीज़ होना दुर एक हम कह सकते हैं कि अच्छी बात नहीं है। तो फिर अगर जजेस निष्पक्ष नहीं होंगे, अगर न्यायाधीश स्वच्छ नहीं होंगे, तो फिर वो निष्पक्ष और होकर के किस तरह फैसला देंगे? फिर ऐसे में तो बड़े लोगों की जो पैसे वाले हैं, उनके पक्ष में ज़्यादा निर्णय जाएगा। फिर न्याय जो हमारे जो व्यवस्था है, जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था के लिए जो जाना जाता है, वो उस पे लोगों का विश्वास किस तरह होगा? तो हम आज बात करेंगे महाभियोग के बारे में और फिर उनसे उनका क्या मतलब है, उनका प्रोसेस क्या है, इन सब की चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और चूँकि ये टॉपिक पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है और फिर बहुत दिनों के बाद ऐसा प्रक्रिया संसद के अंदर आया है। तो ऐसे में ये हमारे एग्ज़ाम के लिए चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस हो या इससे रिलेटेड कोई भी परीक्षा हो उसके लिए चाहे मेंस का या हो या इंटरव्यू का उससे संबंधित प्रश्न उस पे पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारे लिए यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप चाहे तो कॉपी कलम भी निकाल लें और ध्यान से समझें इस चीज़ों को, इसकी प्रक्रिया क्या है, इन सब चीज़ के बारे में आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया, इसको इंग्लिश में इसका नाम है इम्पीचमेंट। क्योंकि मैं इससे पहले इसकी प्रक्रिया के बारे में जानूं उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें इस पर डिस्कस कर लूं कि हमारे जो संवैधानिक पद पे कुछ पद ऐसे संवैधानिक पद है जिसको हटाने के लिए, जिससे पद मुक्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संवैधानिक पद पे पदस्थापित व्यक्ति को पद मुक्त करने के लिए प्रक्रिया का लाया जाता है जिसको संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है। यानी कि वो कोई भी चाहे सरकार क्यों न हो वो उसको आसानी से ना हटा सके। अब जब हटाना ही है तो फिर उसको संरक्षण किस लिए प्राप्त है? संविधान ने उसको इस तरह से संरक्षित क्यों किया है? क्योंकि इसका दोनों पहलू है। पहली पहलू ये है कि अगर कोई व्यक्ति चूँकि संवैधानिक पद पे है और उसके पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है, तो वो अपने शक्ति का, वो अपने अधिकार का, वो अपने चाहे संवैधानिक पद हो या संवैधानिक पद हो, उसका इस्तेमाल केवल और केवल जनता के हित के लिए करे, ना कि अपने हित के लिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा, उसमें दोषी पाया जाता है कि वो इस अपने पद का, अपने अधिकार का, अपने शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है, तो फिर उसे जो है जनता द्वारा उसे उसे जो है पदमुक्त किया जाना चाहिए ताकि वो तानाशाह न बन पाए।
अब सवाल है कि जब ऐसे व्यक्ति जो अपने जिसको संविधान द्वारा जिसके जो संरक्षित प्राप्त है, जिसको संरक्षण दिया हुआ है कि कोई भी ऐसे उसको पद मुक्त नहीं कर सकते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि जो न्यायालय में जो ज़्यादा से ज़्यादा केसेज है वो सरकार के बनाम और अन्य, यानी कि कोई व्यक्ति और सरकार के बीच में ज़्यादा केसेज है। ऐसे में डर बना रहता है कि सरकार कहीं न्यायालय पे दबाव न डाले। इसीलिए जो ऐसी प्रक्रिया बनाया गया है कि न्यायालय पे सरकार का यानी विधायिका का या कार्यपालिका का दबाव न हो। अगर कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से न्यायालय मुक्त होंगे, न्यायपालिका मुक्त होंगे, तो निश्चित ही वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना डरे हुए निष्पक्ष होकर के वो जो है निर्वहन करेंगे। तो फिर अब ऐसी स्थिति कभी आ जाती है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन उस तरह से नहीं करता है, उस पे वो जो है उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो फिर उसको बने रहना भी जो है हमारे संविधान सभाओं ने सोचा कि नहीं, ऐसा भी नहीं कि वो हमेशा बना ही रहे। चूँकि सत्ता के लालच सबके अंदर होता है और बड़े पद पे बैठे व्यक्ति भी के अंदर भी ये लालच आ जाए, इसलिए ये लालच ना आए, इसलिए उसको जो प्रक्रिया के द्वारा हटाया भी जा सकता है। तो हम अगर यहाँ बात करें कि किन-किन को संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, तो आप बुक में पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति है, फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है। अगर हम यहाँ इस टॉपिक की बात करें तो आप जस्टिस वर्मा के बारे में, यशवंत वर्मा जी के बारे में आप सुने हैं कि उनके ऊपर जो है महाभियोग की प्रक्रिया लाने की प्रक्रिया चल रही है। तो हम यहाँ पर जो है न्यायालय के दृष्टिकोण से यानी जो न्यायाधीश पे किस तरह से महाभियोग लाया जाएगा, चूँकि प्रक्रिया तो एक ही है, चाहे आप भारत के राष्ट्रपति को हटाने की बात हो, पदमुक्त करने की बात हो या न्यायाधीश की, लेकिन हम इसमें थोड़ा-सा और चीज़ें के बारे में जानेंगे कि अगर हम देख लें थोड़ा-सा संविधान को अगर हम पढ़ें तो संविधान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उनको हटाने के लिए जो है महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया। जबकि जो न्यायाधीश है, उनको जो पदमुक्त करने के लिए सिर्फ उनके जो महाभियोग जो प्रक्रिया है, किस तरह से हटाया जाता है, वो प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया, महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन जो तरीका है, वो तरीका एज इट इज है। तो हम अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो इसका जो संविधान में क्या प्रावधान है, किस तरह से जो किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभियोग, महाभियोग शब्द को थोड़ा अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करें तो इसमें दो शब्द हमको नजर आता है, महा और अभियोग। महा आप जानते हैं इसका मतलब होता है बहुत बड़ा कह लो, और अभियोग का जो समानांतर शब्द होता है उसका मतलब होता है आरोप लगना या कलंक लगना। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है जिसमें बहुत बड़ा आरोप लगा हो या उस पर कोई न कोई कलंक लगा हो। महाभियोग शब्द का जो अगर हम डेफिनेशन देखें तो अगर हम इसको इस शब्द का जो विश्लेषण करें तो इस शब्द का जो मतलब होता है वो एक प्रक्रिया से है कि एक ऐसा प्रक्रिया में ये शब्द के लिए एक ऐसे प्रक्रिया के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंतर्गत संसद के द्वारा किसी भी जिसको संविधान में जिसके लिए संविधान में ये प्रावधान किया गया है उनको पद मुक्त किया जा सकता है, यानी कि महाभियोग की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संसद किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसके संविधान में जिसके बारे में बात किया गया, जिसके बारे में बताया गया कि इस व्यक्ति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, उनको संसद हटा सकते हैं। क्या है ये प्रक्रिया?
चलिए समझते हैं पहले। अगर हम बात करें संविधान में जो जजेस की यानी कि न्यायाधीश के लिए कौन कौन से अनुच्छेद की प्रावधान है, किस अनुच्छेद में ये बात कही गई, क्योंकि ये अगर ऐसा अभी तक माना जाता है कि अभी तक ऐसी किसी भी जजेस को, किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया। 1991 में एक इस प्रक्रिया के द्वारा एक न्यायाधीश को गुजरना पड़ा, लेकिन वो फिर संसद के दोनों सदन से उसका जो है लोकसभा से पारित नहीं हो पाया, इसलिए उसको पदमुक्त नहीं किया गया। तो फिर अगर जस्टिस जसवंत वर्मा जी को अगर इस प्रक्रिया के द्वारा वो दोषी पाया जाता है और पारित हो जाता महाभियोग की प्रक्रिया, तो शायद ये पहला जजेस होंगे। और फिर इस तरह के टॉपिक फिर हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हमें इसके प्रक्रिया को जानना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले अगर कोई भी न्यायाधीश, हाँ अनुच्छेद की हम बात करें तो अनुच्छेद 124 और 4, अनुच्छेद 124 4 के अंतर्गत जिसका जो शब्द मैं यहाँ पे नहीं दोहरा रहा हूँ, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी न्यायाधीश, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, 124 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कहा गया है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असक्षम है या वो उस तरह से कोई कार्य नहीं कर रहा है या असंवैधानिक कार्य में वो दोषी ठहराया जाता है, तो फिर उसको इस प्रक्रिया के द्वारा यानी कि बजाबते उसका सारी प्रक्रिया किस तरह से उसको हटाया जाएगा, पदमुक्त किया जाए, उस प्रक्रिया के बारे में बताया गया। तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 124 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति, चूंकि मुख्य न्यायाधीश को संविधान में कई जगह न्यायमूर्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो न्यायमूर्ति भी देखेंगे तो कोई नहीं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। तो 124। अब बात आ रही है, चूंकि मामला अभी वर्तमान का स्थिति ऐसा है कि उच्च न्यायालय के जजेस के बारे में ये बातें कही गई है, तो उच्च न्यायालय के जजेस के लिए जो अनुच्छेद 217 1 और इन ब्रैकेट ख, आप चाहे तो 217 1 भी रख सकते हैं याद। 217 में ख ये में कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश को अगर हटाना है महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विस्तार से बात नहीं कहा गया। यहाँ पे कहा गया है कि 124 और 4 में जो प्रक्रिया बताया गया है उस प्रक्रिया के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी पदमुक्त किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा महाभियोग के प्रक्रिया को जानने से पहले हम देख ली एक चीज और कि कोई भी चाहे हम न्यायाधीश की अगर हम न्यायाधीश की बात करें तो न्यायाधीश को पद मुक्त होने के लिए दो तरह की प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया तो ये है जिसको हम स्वेच्छा कह सकते हैं, स्वेच्छा से सेल्फ कह लो, सेल्फ वो पद मुक्त होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हो गया कि अगर कोई भी न्यायाधीश खुद चाहे तो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? त्याग पत्र दे सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि चूंकि हम बुक में एक चीज और हम देख लें, चूंकि कोई न्यायाधीश की नियुक्ति का समय सीमा बॉन्डेड संविधान में नहीं किया गया कि कोई न्यायाधीश अगर नियुक्त हो रहा है तो कितने सालों तक न्यायाधीश बने रहेंगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात कही गई है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
तब तक न्यायाधीश बने रहेंगे जब तक उसका, एक बार वो नियुक्त होने के बाद जब तक उसका 62 साल न पूर जाए। यानी कि अगर कोई न्यायाधीश नियुक्त हो गए तो वो, उसका जो मैक्सिमम अधिकतम एज होगा, जब वो 62 साल पूर जाएंगे तो वो खुद ब खुद वो वहां से पदमुक्त हो जाएगा। तो और ये हो गया उच्च न्यायालय के लिए 62 साल। उच्च न्यायालय, और फिर अगर उच्चतम न्यायालय की हम बात करें तो 65 साल। उच्चतम न्यायालय की अगर न्यायाधीश की हम बात करें तो 65 साल के उम्र में वो जो है पदमुक्त हो जाते हैं, यानी कि वो रिटायर हो जाते हैं। तो हम संविधान में यहाँ से आपको प्रारंभिक एग्जाम परीक्षा के लिए प्रश्न देखने को मिल सकता है कि किसी भी, चाहे उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, उसके न्यायाधीश की जो नियुक्ति जब एक बार हो जाती है, वैसे तो सीनियोरिटी के जो है वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति न्यायालय न्यायाधीशों की किया जाता है। इसके बारे में विस्तार से बात हम करेंगे जब हमारा सीरीज जो जीएस पेपर 2 के एक सिंगुलर वे में चल रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप, उसमें हम बात करेंगे कभी। यहाँ पर हम विस्तार से नहीं जाएंगे। मीन्स कि अगर एक बार किसी का नियुक्ति हो गया तो वो उच्च न्यायालय में 62 साल होने के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, और फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल के होने पर रिटायर हो जाते हैं। ये ऐसा चल रहा है, ऐसा होता है। देखिए, इस पे प्रश्न नहीं पूछा जाता, चूंकि ये एक सिंपल सी प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया जो है चल ही रहा। बहुत, आप ऐसा अगर नहीं होंगे तो फिर न्यायाधीश तो बहुत सारे हो जाएंगे, फिर नए को फिर कैसे जगह मिलेगा। तो ये प्रक्रिया चलता रहता है। लेकिन जब कोई न्यायाधीश असंवैधानिक कार्य में संलिप्त पाया जाता है या दोषी सिद्ध होता है, या वो जो है अपने जो काम को लेकर के असक्षमता उस नजर आता है, उसके कामों में असक्षमता नजर आता है, तो फिर उसको लेकर के सरकार तो चल नहीं, उसको लेकर के तो जनता की पैसे तो बर्बादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अभी भी अपना पद त्याग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है जनता के पास शक्ति है कि वो उसे पदमुक्त करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र, हम भारत की बात करें तो भारत में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात नहीं हो रही, यहाँ पर प्रतिनिधि लोकतंत्र है। तो ये प्रक्रिया जो लाएंगे, जो न्यायाधीश को हटाने के लिए, महाभियोग की प्रक्रिया, और ये संसद के द्वारा ही लाया जाएगा, क्योंकि संसद में जो क्या कहते हैं प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। तो क्या है प्रक्रिया, उसके बारे में हम चलते हैं, समझते हैं। संसद, हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम एक तरह से उच्चतम न्यायालय की जहाँ तक बात होती है तो वो हम केंद्र मान लेते हैं कि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। वैसे तो हमारा न्याय व्यवस्था एकीकृत है, लेकिन एक माइंडसेट बन गया कि उच्चतम न्यायालय यानी कि ये जो है केंद्र के तरह जो सरकार है उस तरह से काम करती है। और फिर हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो वो राज्य, उसका जो अधिकार क्षेत्र होता है तो राज्य के अंदर होता है, कि राज्य के अंदर जो भी चीज़ें होती है उसके जो निगरानी करते हैं, उस पर सुनवाई करते हैं। तो ऐसे में हमारे दिमाग में एक बात अक्सर आ जाती है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसको हटाने के लिए विधानसभा में प्रक्रिया चलेगी, और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है उसके लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया होगी वो उच्च संसद के अंदर होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अगर उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, यानी उसको महाभियोग की प्रक्रिया के थ्रू द्वारा उसको अगर पदमुक्त किया जाएगा, तो वो प्रक्रिया केवल और केवल कहाँ चलेंगे, संसद के अंदर चलेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अब जब किसी भी न्यायाधीश पे अगर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगा तो पहले, सबसे पहले किसी एक सदन में, कौन से सदन पहले वो नहीं डेफिनेट है, चाहे तो लोकसभा या चाहे तो राज्यसभा,
किसी भी सदन जो है इस प्रक्रिया का शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर हम लोकसभा से स्टार्ट करें तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पे साइन किया जाएगा, जिसको हम निष्कासन प्रस्ताव कह सकते हैं। 100 सदस्य लोकसभा के अंतर्गत जितने भी सदस्य हैं, मतलब लोकसभा के जो सदस्य हैं उसमें 100 सदस्य कम से कम 100 सदस्य के जो है सहमति होनी चाहिए, यानी हस्ताक्षर के द्वारा ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा। अगर प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा से हो रही है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर इस प्रस्ताव पे होनी चाहिए। लोकसभा के अंतर्गत प्रक्रिया अगर शुरू हुआ तो लोकसभा के 100 सदस्य की जो हस्ताक्षर होनी चाहिए प्रस्ताव पे, और अगर राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के 50 सदस्यों की जो है हस्ताक्षर होनी चाहिए। अब जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं या राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये इनको अधिकार है कि इस प्रस्ताव को जो है स्वीकृति देंगे या नहीं देंगे। अगर नहीं दिए स्वीकृति तो फिर यहाँ से मामला खारिज हो जाएंगे, लेकिन अगर ये स्वीकृति देंगे कि ये प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा, निष्कासन प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा, तो फिर ये अगर लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो लोकसभा के जो अध्यक्ष, या राज्यसभा से स्टार्ट हुआ तो राज्यसभा के अध्यक्ष सबसे पहले एक 3 सदस्यों वाली जांच कमेटी बनाएंगे। अगर लोकसभा के दोनों किसी भी सदन में निष्कासन प्रस्ताव अगर पारित हो गया, मीन्स क्या पारित नहीं, क्या हाँ ये बात स्वीकृति मिल गई कि जो इस पे बहस होगी, ये इस पे प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा, तो या अगर लोकसभा में तो लोकसभा के अध्यक्ष, और या राज्यसभा में तो राज्यसभा के अध्यक्ष 3 सदस्यों वाली जांच कमेटी बनाएंगे। और ये जांच कमेटी ये जांच करेंगे कि जिस भी न्यायाधीश के लिए ये बातें, जिस भी न्यायाधीश के लिए जो ये प्रस्ताव लाया गया है, वो प्रस्ताव वो न्यायाधीश इस जो उस पर आरोप लगा है उस आरोप पे वो दोषी पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। अगर पाया जाएगा तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर जांच कमेटी ने दोषी पाया और सदन में फिर उसी सदन में वो रिपोर्ट अपना पेश करेगी कि दोषी अगर पाया गया तो जो प्रस्ताव पे आगे बातें होंगी, और अगर दोषी नहीं पाया गया तो फिर प्रस्ताव वहां से खारिज हो जाएगा, यानी कि वो जो न्यायाधीश है वो दोष मुक्त है, वो अपना कर्तव्य का निर्वहन जैसे कर रहे वैसे करते रहेंगे। ठीक है। अब इस कमेटी जो होते हैं जांच कमेटी में, इसके जो सदस्य होते हैं, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो सदस्य होंगे वो जो सुप्रीम कोर्ट के यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या हम न्यायमूर्ति भी लिख सकते हैं, न्यायमूर्ति, और या इनके द्वारा नामित कोई अन्य न्यायाधीश। तो पहला सदस्य कौन होंगे? उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश। फिर दूसरे सदस्य की अगर हम बात करें तो दूसरे सदस्य जो होंगे इस जांच कमेटी में, वो होंगे किसी भी हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय के, सॉरी हर्षिका दुर्गीकार में थोड़ा आप देख लीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति। और फिर तीसरे सदस्य जो इस कमेटी के जो सदस्य होंगे वो कोई भी बाहरी व्यक्ति जो न्यायविद हो, जिसे कानून की अच्छी जानकार हो, न्यायविद हो जिसे कानून की अच्छी जानकार हो,
ये कमेटी, ये तीनों सदस्य मिलकर के उस पे जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट उसी सदन में, जिस सदन के द्वारा कमेटी बनाया गया उसी सदन में उसको रखेंगे। ठीक है, तो पहला सदस्य सीजीआई ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश, या फिर किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, याद रखिए किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और फिर कोई भी बाहरी एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसे कानून की अच्छी जानकार हो वो। अभी अगर हम बात करें जस्टिस वर्मा के बारे में, तो उस पर इंक्वायरी जो है यहाँ तक की प्रक्रिया हो गई है, जांच कमेटी बना दिया गया है और वो जांच कमेटी अपनी जांच कर रहे हैं। तो आगे की अगर हम बात करते हैं, अगर जांच कमेटी ने दोषी पाया और उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि ये दोषी है, तो फिर उस पे महाभियोग की प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी कि निष्कासन प्रस्ताव पे चर्चा होगी सदन में, जो है फिर आगे की बातें होगी। अगर जांच कमेटी ने उसे निर्दोष पाया तो फिर ये मामला यहीं निष्कासन प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। चलिए हम मानते हैं कि उस पे वो दोषी पाया गया, तो क्या होंगे, तो जिस भी सदन में ये मामला फर्स्ट में चल रहा है उस सदन में, चूंकि विधेयक की तरह भी ये बातें होती है, जिस तरह से विधेयक पारित होता है, विधेयक को पारित होने के लिए 3 तरह के प्रक्रिया होती है। एक होता है साधारण विधेयक, दूसरा होता है विशेष विधेयक, और तीसरा होता है विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। तो यहाँ पर साधारण विधेयक की बात ये नहीं है, ये विशेष प्रक्रिया की बात होगी कि ये जो निष्कासन प्रस्ताव होगा ये विशेष प्रक्रिया के द्वारा पारित होंगे। क्या है विशेष प्रक्रिया, यानी कि यह एक विशेष विधेयक होंगे। विशेष विधेयक के अंतर्गत क्या बातें होती है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, कि जिस भी सदन में ये प्रक्रिया चल रही है उस सदन के जो उस सदन में जो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी सदस्य हैं उस सदन के जो नंबर टोटल जो सदस्य है उसका 50% से एबव, यानी कि अगर लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा के अंतर्गत कुल कितने सदस्य हैं उसका 50% से एक अधिक, कम से कम 50% से एक अधिक सदस्य का उपस्थित होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, उपस्थित होना जरूरी है। और इतने लोग यानी कि मतदान में भाग लेना जरूरी है। 50% प्लस 1, आधे से एक अधिक, कम से कम, और ऊपर जितना होगा इतने लोगों का उस दिन मतदान में भाग लेना जरूरी है। और उसके बाद जितने लोग मतदान करेंगे उसके कम से कम 2/3 लोग, यानी कि 66.7% लोगों का जो इस प्रस्ताव के हाँ में, इस प्रस्ताव के सहमति में वोट अगर डालते हैं सॉरी, इस प्रस्ताव के जो निष्कासन प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के जो उस सदन में 50% प्लस 1 सदस्य उपस्थित होंगे और उन सदस्यों के 2/3 यानी कि 66.7% लोग, यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि कुल का थर्ड नहीं कहेंगे, यानी कि 2/3, यानी कि 3 भाग में अगर हम बांटे तो 2 भाग लोग इस प्रस्ताव के जो है स्वीकृति में, इस प्रस्ताव के पक्ष में मत देते हैं, तो फिर यह प्रस्ताव इस सदन से पारित हो जाएगा। इस सदन से पारित हो जाएगा। अब बात आ रही है कि जब एक सदन ने इसको पारित कर दिए तो दूसरे सदन में फिर ये मामला जाएंगे, और उस चूंकि जांच कमेटी ने इसको जो है क्या कहते हैं
दोषी पाया तो वहाँ जांच तो नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट बातें सदन के अंदर चर्चाएं होगी, उस पर फिर वोटिंग होंगे, और फिर वहाँ भी विशेष विधेयक की प्रक्रिया के थ्रू अगर वो चीज़ें, वो बातें अगर पारित हो जाए तो फिर जो है दोनों सदन को का जो है पारित होना माना जाएगा। अब उसको राष्ट्रपति स्वीकृति दे करके जो है न्यायाधीश को पदमुक्त कर देंगे। अगर किसी सदन ने विशेष प्रक्रिया के द्वारा इस प्रस्ताव को, इस विधेयक को पारित नहीं किया, इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया, तो फिर वो मामला जो है यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि खारिज हो जाएगा। आपको मैंने पहले शुरू में बताया था कि जस्टिस बी रामास्वामी 1991 में उस पर महाभियोग की प्रक्रिया उसके ऊपर लाया गया था, और वो जो है जांच कमेटी उसको जो है दोषी पाया गया, लेकिन लोकसभा में ये चीज़ें लोकसभा से पारित नहीं हो पाया, और फिर वो उसको जो है निर्दोष माना गया। तो ये प्रक्रिया होते हैं किसी भी जो है सदस्य न्यायाधीश को पदमुक्त करने के लिए, उसको अपने पद से हटाने के लिए, जिसे हम महाभियोग के नाम से जानते हैं। भारत में अभी तक किसी भी जस्टिस को, किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। तो आज के वीडियो में हमने जो बातें की हैं, बस आज इतना ही है। महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में मुख्य मेरा फोकस था, और इसमें बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें और है। प्रक्रिया तो मैंने सारे क्लियर कर दिया, लेकिन न्यायालय के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा जो प्लेलिस्ट है जीएस पेपर 2 नाम करके, उसके सीरीज़ को आप कंटिन्यूटी में देखें, और फिर ज़रूर कमेंट करें, बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। अगर समझ में आ रहा तब भी, ना समझ में आ रहा तब भी, निश्चित ही अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें लिखें, बताएं, और हम फिर उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।